वेलकम टू डीडी इंस्टीट्यूट गाइस। और मैं हूं आपका दोस्त सी जुझार सिंह। और आज अपन बात करने वाले हैं लेसन नंबर 21 की, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, दैट इज योर इंडियस 102। एग्जाम में इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मतलब दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 to 2 मार्क्स, राइट। अब इसमें एक आध थियरी वाला, एक आध शायद प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं, बट मोस्टली इसमें चांस है थियरी वाला ही आने का, राइट। तो आपको ऐसे भी बहुत सारे थियरी के क्वेश्चन आते हैं और इसमें से भी हाई चांस ही क्या आएगा, थियरी का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो अपन इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे जैसे अपन थियरी भी पढ़ रहे हैं, साथ में अपन इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, वो भी मैं बताता जाऊंगा। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इंडियस 102 जो है वो किसके लिए है, तो उसमें 4 ऑप्शन मिल गए। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। या फिर उल्टा, शेयर बेस्ड पेमेंट पे कौन सा इंडियस एप्लीकेबल है, 102, 3, 4, 5 ऐसा, तो 102, राइट। अब ये चैप्टर कहीं ना कहीं पे हमने देखा हुआ है। सर कहाँ देखा था हमने? ये चैप्टर देखा था ईसॉप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। जब अपन देख रहे थे तब हमने बताया था आपको कि ये जो ईसॉप होता है ना, एक तरह का लॉलीपॉप होता है। क्या होता है? लॉलीपॉप। ये जो कौन देता है बताओ? जो कंपनी देती है। किसको देती है? अपने एम्प्लॉय को, राइट। तो उसमें क्या होता था, याद करो कि सर कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को एक ऑफर देती है कि अगर तुमको चाहिए तो कम प्राइस में तुमको हम शेयर्स दे देंगे, बट 2 या 3 साल के बाद। तो वहां पे कुछ कंडीशन होती थी कि ये कंडीशन पूरी करो तो तुमको ये शेयर्स मिलेगा, राइट। तो उसमें सिर्फ ईसॉप था, मतलब उसमें सिर्फ एम्प्लॉय थे। इस वाले चैप्टर में आपके पास सब है। मतलब अगर आपने किसी को शेयर्स दिए हैं अदर देन कैश, मतलब आपने कैश के बदले शेयर इशू नहीं किए, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, कैश के बदले शेयर इशू नहीं किए हैं, उसके अलावा आपने शेयर इशू की है, तो वो इसके अंदर कवर होते हैं। दैट इज योर चैप्टर ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, राइट। तो जब भी आप अदर देन कैश आप शेयर इशू करोगे, तब उस केस में क्या आप उसकी काउंटिंग करोगे, कितना लॉस बुक करोगे, कितना प्रॉफिट बुक करोगे, क्या करोगे, वो सब अपने को ये बताएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करना, कि जब आप शेयर बेस्ड पेमेंट से करोगे आप, तो आपको उसको कैसा अकाउंटिंग करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है, वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है शेयर बेस्ड पेमेंट, मतलब SBP। तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंडियस 102 में SBP का मतलब क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट, या और कुछ नाम दे दिया, शेयर बायस पेमेंट ऐसा दे दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको समझना है शेयर बेस्ड पेमेंट होगा, राइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट, वो समझ लेते हैं। तो देखो, SBP ट्रांजेक्शन इज द ट्रांजेक्शन इन विच द एंटिटी, ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें तुम्हारी एंटिटी क्या होती है, सुनो, या तो वो जो है गुड्स या सर्विस रिसीव करती है, ठीक है। गुड्स यानी मान लो फॉर एग्जांपल आपने कुछ गुड्स लिया, ठीक है। मान लो मैं पानी की बोतल का बिजनेस करता हूँ, मैंने पानी की बोतल ली है, बट बदले में मैंने सामने वाले बंदे को कैश नहीं दिया है, मैंने बोला भैया मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो। या फिर मान लो मैं कोई मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, मैं कुछ गुड्स ले रहा हूँ, मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, मैंने बिल्डिंग परचेज की, और अपने पास रोकड़ा नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है? रोकड़ा नहीं है भैया, अपने पास गांधी नहीं है, ठीक है। और उसके बदले में किसी और चीज को देता हूं, ठीक है। क्या दिया? कुछ और चीज, मतलब शेयर्स दिए, तब ये जाके आपका इंडियस एप्लीकेबल हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे जो आगे हम पढ़ रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई है आपको। अब ये जो पेमेंट होता है ना, ये 2 वे से हो सकता है, मतलब सेटलमेंट 2 वे से हो सकता है। पहला है कैश सेटलमेंट और दूसरा है इक्विटी सेटलमेंट। तो इसमें आप पेमेंट 2 तरह से कर सकते हो। पहला कौन सा करते हैं? इक्विटी सेटलमेंट, और दूसरा कौन सा होता है? कैश सेटलमेंट। इक्विटी सेटलमेंट क्या होता है पहले वो समझ लो। इसमें मैं सामने वाली कंपनी को शेयर्स दूंगा, ठीक है, डिपेंड ऑन सम कंडीशंस, जो भी मेरी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से अपन देंगे उसको शेयर्स, बट मैं उसको शेयर्स देगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं तुमसे प्लांट एंड मशीनरी लेता हूं, या तुम मेरी कंपनी में एम्प्लॉय हो, तुम सर्विस कर रहे हो, तो मैं तुमको शेयर्स देगा एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, एक टाइम पीरियड के बाद। क्या ये तुमको समझ में आया? तो अगर तू मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है और मैं तुझे शेयर्स दे रहा है, बट 2 साल के बाद दूंगा और शेयर्स दूंगा, तो ये इसे बोलते हैं इक्विटी सेटलमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी सेटलमेंट। दूसरा जो होता है ना, उसे बोलते हैं कैश सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि मैं तुमको शेयर्स नहीं दूंगा, सुनना ध्यान से। मैंने बोला कि देख तू मेरी कंपनी में रुक जा 2 साल, उसके बाद मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस जितनी बढ़ जाएगी, आज मान लो 100 रुपया है, 2 साल के बाद अगर उसकी प्राइस 150 हो गई, तो मैं तुझे जो इंक्रीज प्राइस ना 50 रुपया, वो तुझे दे दूंगा। तो तुझे शेयर्स लेने का काम नहीं है, मैं तेरे को डायरेक्ट कैश दे देगा, जो बड़ा वो प्राइस है वो वाला। क्या ये तुमको समझ में आया? इसे बोलते हैं कैश सेटलमेंट स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? कैश सेटलमेंट स्कीम। डन। तो इस तरह से 2 स्कीम होती है। अब और कुछ पढ़ते हैं इसमें अपन आगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दे रखे शेयर बेस्ड अग्रीमेंट के। SBP अरेंजमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो देखो 2 तरह से होता है। एक तो तुम जिससे अग्रीमेंट कर रहे हो वो तुम्हारा कंपनी का एम्प्लॉय है, तो तुम एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉय, तो रिलेशन क्या हो गया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो गया। तो इस केस में आप उसको
सार दे सकते हो। तो ये एक और चीज आ गई, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार। तो शेयर एप्रिसिएशन राइट, द एंटिटी एम्प्लॉयज टू कैश पेमेंट कैलकुलेटेड बाय रेफरेंस टू द इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द एंटिटी शेयर्स। तो मैंने बोला कि मान लो आज अपनी कंपनी का प्राइस 100 रुपया है, कल उठ के अगर कंपनी का प्राइस जितना भी बढ़ जाएगा, मे बी 180 मे बी 190, तो जितना भी प्राइस होगा 2 साल के या 3 साल के बाद उतना मैं तुमको कैश में दे देगा। दैट इज कॉल्ड स्टॉक एप्रिसिएशन। मतलब देखो स्टॉक एंड शेयर्स, एप्रिसिएशन मतलब उसका वैल्यू बढ़ गया, तो जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना तुमको कैश दे देगा। दैट इज नोन एज द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, ठीक है। या फिर आपने क्या किया, शेयर ओनरशिप प्लान वेयर एम्प्लॉय रिसीव एन एंटिटी शेयर्स इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विस, या आप नॉर्मल आप उसको शेयर्स दे सकते हो, वो भी चलेगा। तो ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो गया। मैंने जरूरी मैंने बोला कि देखो ईसॉप में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ही होता है ईसॉप में, बट ये इसका बड़ा रूप है, बड़ा काइंड है, समझ में आया। ईसॉप इज दिस, समझो ईसॉप इज दिस सर्कल, बट शेयर बेस्ड पेमेंट इज दिस सर्कल बड़ा वाला, तो उसमें ऑलरेडी ईसॉप भी कवर है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या होता है पता है, जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन ही होगा। अब मान लो मैंने तुम्हारी कंपनी को एक सर्विस दी है, ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी में आया और तुम्हारे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी, 6 सिग्मा ट्रेनिंग, और तुम्हारा एम्प्लॉय एकदम हाई फाई हो गया, ठीक है, सब नॉलेज हो गया उनको। अब बदले में तुमने मुझे कैश नहीं दिया, बदले में तुमने मुझे शेयर्स दिए, तो ये भी तो पॉसिबल है। यस सर, ये भी पॉसिबल है, ठीक है डन। मैंने तुमसे वो गुड्स लिया और बदले में तुमको शेयर्स दे दिया, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, बट फिर भी ये इसमें कवर होगा। तो इसमें अगर चाहे एम्प्लॉय के साथ करो चाहे नॉन एम्प्लॉय के साथ करो, दोनों ही चीजें कवर होती है। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अपन इक्विटी सेटलमेंट स्कीम का, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। Equity settles shares-based payment transaction in which the entity receives the goods or service as the consideration for equity instrument of the entity, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, इक्विटी मिलेगा। एग्जाम्पल द ग्रांट ऑफ द शेयर्स और शेयर ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज फॉर इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन द एंटिटी शैल मेजर द गुड्स और सर्विस रिसीव्ड and the corresponding increase in the equity directly at the fair value of the goods or service received unless the fair value cannot be estimated reliably. If the entity cannot estimate reliably the fair value of the goods or service received, the entity shall measure their value and the corresponding increase in the equity indirectly by the reference to the fair value of the equity instrument granted. सर क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, राइट। तो देखो मैं इसको समराइज करता हूँ। ये बोलता है जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स देते हो किसी को, इक्विटी दोगे, तो आप बदले में सर्विस ले रहे हो या गुड्स ले रहे हो, ठीक है। तो जो गुड्स या सर्विस लेना उसकी जो प्राइस होगी ना वो बुक होती है। अगर वो प्राइस नहीं पता है, अपने को पता नहीं चलता कितना ऐसे गुड्स या सर्विस का प्राइस है, इन दैट केस आप क्या करोगे, उस जो भी आप शेयर्स दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू को कंसीडर करोगे। फेयर वैल्यू किसको कंसीडर करोगे, फेयर वैल्यू। और वो फेयर वैल्यू कौन सी होगी, जब आपने उसको दिया, ग्रांट किया है तब का, ठीक है। तो नॉर्मली याद करो अपन उस स्टॉक में भी फेयर वैल्यू कंसीडर कर देते, वो वाला चीज है। कैश सेटलमेंट स्कीम में क्या होता है, देखो cash settled share based payment transaction in which the entity receives the goods or service and the incurred a liability based on the price of the entity shares or other equity instrument of the entities as consideration, ठीक है। cash settled share based payment transaction which entity the employs to future cash payment based on the increase in the इक्विटी शेयर प्राइस। मैंने बता दिया यहाँ पे आपको जो बड़ा वो कैश होगा ना वो मिलेगा, मतलब आपको शेयर्स नहीं मिलेगा, मिलेगा कैश, समझ में आया। बट जितना शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना कैश मिलेगा, ओके। कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन इन विच द एंटिटी रिसीव द और एक्वायर गुड्स और सर्विस एंड द टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड आइदर द एंटिटी और द सप्लायर ऑफ दोस गुड्स और सर्विस विद द चॉइस टू वेदर द एंटिटी सेटल दिस ट्रांजेक्शन इन कैश और बाय इशूइंग द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट in the absence of specifically identifiable goods or service. Other circumstances may indicate that the goods or service have been received in which the case standard applies. तो यही बताया तुमको समझा के कि सुनो, जितना भी तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा उतना हम तुमको क्या दे देगा, कैश दे देगा, या फिर जितना भी प्राइस बढ़ा हुआ है उतने के मैं तुमको शेयर्स दे दूंगा। समझो ये क्या बोला सर आपने, वो नहीं समझ में आया, तो लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है। मान लो आपका शेयर का प्राइस था 100 रुपया, कितना प्राइस था, 100 रुपया, और वो 2 साल के बाद बढ़ के हो गया 200 रुपया। तो अब अपनी कंपनी क्या कर सकती है, पहला कैश सेटलमेंट में, या तो आपको मैं 100 रुपये दे दूंगा और हिसाब खत्म, बराबर है। या दूसरा सुनना, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ आपको कि देखो ये 100 रुपये तुम्हारा वैल्यू बनता है, तो मैं आपको क्या करूंगा पता है, मान लो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, मतलब मान लो तुमको 10 शेयर्स दिए था, कितना ऑप्शन दिया था 10, तो 10 × 100 कितना वर्थ होता है तुम्हारा 1000 रुपया। 1000 के मैं तुमको 200 के हिसाब से शेयर्स दे दूंगा 5, कितने शेयर्स दे दूंगा 5। सर ये वाला समझ में नहीं आया, वापस समझाता हूँ, समझो। मैंने आपको क्या बोला, सुनना ध्यान से।
मैंने बोला अगर तुम मेरे पास आ जाते हो, ठीक है, ये तुम आए, हाँ बड़े अच्छे दिख रहे हो, तो ये आज तुम आए मेरे पास, बोलते हो सर मैं आपके इधर काम करेगा, आज अपने शेयर का प्राइस 100 रुपया है। कितना बेटा? 100 रुपया। मैंने बोला कि 2 साल काम कर, फिर जितना प्राइस बढ़ेगा उसका देखते हैं अपन। तो 2 साल में प्राइस हो गया 200 रुपया। कितना हो गया? 200 रुपया। तो मैं तो या तो आपको 100 रुपये कैश में दे दूंगा, आई थिंक ये तो ईजी है, काम हो गया। या मैं क्या कर सकता हूँ तुमको कि जितना तुम्हारा वैल्यू बढ़ा है ना, उतने के तुमको शेयर फ्री में दे देगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मुझे बताओ, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास राइट था 10 शेयर्स का। कितने शेयर का राइट था? 10 शेयर्स का। तो 10 शेयर्स तुमको मिले थे, तो इंटू 100 कितना वर्थ तुमको ज्यादा मिल गया? 1000 रुपया। अब मुझे बताओ मार्केट में मेरी प्राइस कितनी चल रही है सर? 200 रुपया। तो 200 डिवाइड बाय 1000 कितने शेयर्स होते हैं? 5 शेयर्स। तो मैं आपको 5 शेयर फ्री में दे देगा। मैं बोला ये ले पाए भैया, 5 शेयर फ्री में मिला। बता 5 शेयर तुम मार्केट में बेच के क्या 200 रुपये ले सकता है? हाँ सर। तो कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपया। वो ना तेरा वर्थ। अंडरस्टूड? इस ऐसे भी अपन कर सकते हैं। चलो, डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। तो आपको फेयर वैल्यू कैसे यहाँ पे लेना है वो समझ लीजिए। For the transaction measured by the reference to the fair value of the equity instrument granted, an entity shall measure the fair value of the equity instrument granted at the measurement date based on the market price if available, taking into the account the terms and conditions upon which those equity instrument were granted। तो इसने क्या बोला? आपको फेयर वैल्यू है ना उस कंपनी की जो मार्केट प्राइस होगी ना, वो आपको लेने की है। ठीक है, क्या लेने की है बेटा? मार्केट प्राइस। अंडरस्टूड? इफ द मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल, हाँ अब आया मजा सर, मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो if the market price is not available, the entity shall estimate the fair value of the equity instrument granted using a valuation technique। तो आपको कौन सा टेक्निक यूज करने का है? वैल्यूएशन टेक्निक यूज करने का है। To estimate that the price of those equity instrument would have been on the measurement date on the arm's length transaction between the knowledgeable willing parties, the valuation technique shall be consisting with the generally accepted valuation methodologies for pricing financial instrument and shall incorporate all factor and assumption that knowledgeable willing market participant would consider in setting the प्राइस। तो क्या बोला? कुछ मतलब नहीं है। तो देखो तुमको थियरी ना, इसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है वो समझो। पहला चीज कि आपको फेयर वैल्यू कौन सा लेने का है, तो सबसे पहले सिंपल सा है मार्केट प्राइस। क्या लेने का है अपने को? मार्केट प्राइस। ठीक है, और कब लेने का है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वर ग्रांटेड, जिस दिन तुमको ग्रांट हुआ उस दिन का। इसका मतलब नॉर्मली अपने को मार्केट वैल्यू लेने का है एट द टाइम ऑफ ग्रांट, जिस दिन ग्रांट होता है ना उस दिन का। ठीक है, उस दिन का मार्केट प्राइस लेने का है। पर अगर मार्केट प्राइस नहीं है तो तुमको प्राइस निकालना पड़ेगा, और वो निकालना पड़ेगा वैल्यूएशन टेक्निक से। किससे निकालना पड़ेगा? वैल्यूएशन टेक्निक से, बस। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चीजें, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये अपने को समझना है। ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ा उसमें क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है, जो आ सकते हैं मैंने बता दिया कि देखो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं अपन। सबसे पहले इसमें कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स है वो अपने को देखनी है। पहली जो टर्म्स है वो है ग्रांट डेट। कौन सी है? ग्रांट डेट। ग्रांट डेट इज द डेट एट द विच एंटिटी एंड अनदर पार्टी अग्री टू शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। हा। तो ये देखो, व्हेन द एंटिटी एंड काउंटर पार्टी हैव अ शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अरेंजमेंट। अभी क्या बोला? अब इसमें एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा पहले वो समझ लो। कि ये डेफिनेशन दे रखी होगी और बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, तो ऐसा बोला जाएगा द डेट एट विच द एंटिटी एंड अनदर पार्टी अग्री टू शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट इज नोन एज अ ग्रांट डेट। कौन सा बोलते हैं उसको? ग्रांट डेट। इसका मतलब समझो, जिस दिन मैं और तुम अग्री हुए, अपन दोनों अग्री हुए, देखो मैं तुमसे प्लांट एंड मशीनरी ले रहा हूँ, बदले में शेयर्स दे रहा हूँ, या तुम मेरी कंपनी का एम्प्लॉय हो और तुम सर्विस करने को रेडी हो गए। ठीक है, तो जिस दिन को मैंने ऑफर अनाउंस किया, जिस दिन को तुम अग्री हुए, ठीक है, वो उसको बोलेंगे ग्रांट डेट। तो मैंने क्या बोला? जिस दिन हम दोनों अग्री हुए, अकेला मैं नहीं, जिस दिन पे हम दोनों अग्री हुए उसे क्या बोलेंगे? ग्रांट डेट। ठीक है, एट द ग्रांट डेट द एंटिटी कन्फर्म्स द काउंटर पार्टी the right to cash other asset or equity instrument of the entity provided the specific vesting condition if any are met। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो डेट है जिस दिन अपन ने ये डिसाइड किया कि भाई ये कंडीशन पूरी करोगे तो तुमको पैसा मिल जाएगा। If that agreement is subject to an approval process, for example by the shareholder, grant date is the date on which the approval is obtained। हाँ, मजेदार चीज सुनो। अगर मैं तुमसे प्लांट एंड मशीनरी परचेस करता हूं, ठीक है, मैं तुमसे क्या परचेस करता है? प्लांट एंड मशीनरी, राइट। और मैं तुमको बोला कि मैं तुमको शेयर्स दे देगा, तुमने बोला ओके सर कोई इशू नहीं है, तो हम दोनों यहाँ पे अग्री हो गए। सो जिस दिन हमने डिसाइड किया, अब मैं भी अग्री तुम भी अग्री, जहाँ पे अग्री हुए तो वहां पे डेट ऑफ ग्रांट माना जाएगा।
तुमने बोला सर मैं 2 दिन के बाद सोच के बताऊंगा, तो तुमने 2 दिन के बाद सोच के बोला, तो ये 2 दिन के बाद की डेट इज ग्रांटेड, अंडरस्टूड। बट अगर मान लो अपन कंपनी है और अपना प्रोसेस की जो भी मान लो ESOP लेके आ रहा है और उसके लिए अपने को शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिएगा, तो जिस दिन वो अप्रूवल पास होगा ना उस दिन को ग्रांट डेट मानेंगे, अंडरस्टूड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। नीचे एग्जांपल भी दे रखा है एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जाम में शायद ये एग्जांपल आपको डिट्टो मिल जाए, कॉपी पेस्ट मिल जाए। ऑन द ग्रांट डेट ग्रांट ऑफ शेयर्स ऑप्शन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, तो देखो यहाँ पे शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है। On 1st July 2019, X Limited offered a new share option to the employees of the company, but the share option was subject to the approval by the shareholder. The shareholder approved the grant of the shares on the 1st August 2019. What is the grant date? तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे अप्रूवल लेना जरूरी था? हाँ सर, तो ये पहले वाली डेट कुछ काम की नहीं है, ये वाली डेट कंसिडर होगी 1 अगस्त 2019। क्या ये तुमको समझ में आया? डन। चलो अभी सुनो, अभी यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टी है और वहां पे कब अग्री होंगे उसकी बात चल रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑन ग्रांट डेट अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग ऑब्टेन बट अप्रूवल फॉर द काउंटर पार्टी इज नॉट ऑब्टेन। X Limited has initiated a share-based payment arrangement in the board meeting and directed the supervision to the communicate the agreement to the employees, determine the grant date under which the following 3 cases। तो यहाँ पे देखो ये जो केसेस है उसमें आपको बताने का है। पहला, employees have not given his or her consent either the implicity or explicitly even though the company has taken the approval of the agreement in the general meeting। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय एग्री नहीं हुए, ठीक है। सामने वाला एम्प्लॉय मान लो डायरेक्टर को ऑफर किया, तुम्हारा AGM में सब पास हो गया, सब बराबर हो गया, बट डायरेक्टर ने अग्री नहीं किया, ठीक है। वो एम्प्लॉय उसको तुम ऑफर कर रहे हो, तो क्या सामने वाली पार्टी काउंटर पार्टी यहाँ पे डायरेक्टर है, क्या वो अग्री हुई है? आंसर इज नो। तो जब तक वो अग्री नहीं होती तब तक आप ग्रांट डेट कंसिडर नहीं कर सकते। Though the approval of the agreement in the general meeting has been granted, the grant date cannot be determined since the employee have not given their consent। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड। आगे देखिए यहाँ पे देखा है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो आपको गुड्स या जो भी सर्विस था वो कब रिसिप्ट हुआ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपना एक्सपेंस बुक करना तभी शुरू कर सकते हो जब आपको गुड्स रिसीव हुआ या सर्विस आपको देना शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ द डेट ऑन विच द गुड्स एंड सर्विस आर रिसीव इज क्रिटिकल एज द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉय स्टॉक कंपनसेशन एक्सपेंस ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्या ये तुमको समझ में आया? The date of receipt of goods and service may not be the same as grant date if the goods of service are received prior to the grant date। तो जरूरी नहीं हमेशा सेम होगा, कभी ज़्यादा आगे भी हो सकता है, कभी पीछे भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते जो दे रखा है आपके इंस्टीट्यूट ने। फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 Jan 2013 the entity advised the employees of the terms of a share award designed to reward performance over the 3 year ended 31st December 2015। The award is subject to the board approval which is given on 1st March 2013। In the given case, grant date is 1st March 2013. However, the cost of the award would be recognized over the 3-year period beginning from the 1st Jan 13। तो यहाँ पे देखिए आपने जो अग्रीमेंट किया अपने एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, जो भी आपने उसको ऑफर दिया वो दिया था, कब दिया था? 1st Jan 13 को। तो उसने काम अपना 1st Jan 13 से शुरू कर लिया, बट आपका अप्रूवल होना बाकी था, वो अप्रूवल हुआ है 1st March को। तो यहाँ पे डेट ऑफ ग्रांट इज 1st March, बट जो आपका एक्सपेंस बुक होना शुरू होगा वो कहाँ से शुरू हो जाएगा? 1st Jan से शुरू हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया? तो एक्सपेंस के लिए जो तुम देखोगे ईयर वो 1st Jan से शुरू होगा, बट जब अगर मैं बात करूँ ग्रांट डेट की तो वो कब से होगा बताओ? 1st March से, राइट। तो ऐसा होता है यहाँ पे। नाउ अभी अपने को बात करनी है वेस्टिंग कंडीशंस की। किसकी बात करनी है? वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग कंडीशंस, ठीक है। वेस्टिंग या नॉन वेस्टिंग कंडीशन का मतलब ये होता है जब भी आपका शेयर बेस्ड पेमेंट आएगा तो कुछ कंडीशंस होती है, राइट, जिसके ऊपर आप पेमेंट करते हो। कभी कभी कंडीशन नहीं भी होती है, जैसे मैं प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा हूँ तो मैंने उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई, मैंने प्लांट एंड मशीनरी लिया, शेयर्स दे दिए, तो दैट इज नॉन एज नॉन वेस्टिंग कंडीशन। क्या ये तो आपको समझ में आया? पर जब मैं उससे कोई सर्विस दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि भैया सुनो कुछ ये कंडीशन है, अगर ये पूरी करूँगा तो शेयर्स मिलेगा। क्या ये आपको समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन होती है 2 तरह की हो सकती है। पहली जो होती है ना वो होती है सर्विस कंडीशन और दूसरी होती है परफॉर्मेंस कंडीशन, ठीक है। तो ये जो चार्ट दे रखा है ना मैं इसको सिंपल वे में यहाँ पे आपके लिए बनाया है, तो आप इसको देख लीजिए। तो यहाँ जो आपकी कंडीशन होगी ना उसको मैं 2 पार्ट में बांटता है। पहली कंडीशन है सर्विस कंडीशन। कौन सी है? सर्विस कंडीशन। और दूसरी कौन सी है? परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन नाम से आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है सर्व करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। जब सर्विस कंप्लीट होगी तब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इफ देयर इज अ सर्विस कंडीशन टोटल वेस्टिंग पीरियड विल बी द सर्विस कंडीशन पीरियड। जितना मैंने बोला कि 3 साल रुकना है तो 3 साल रुको फिर मिलेगा। तो ये 3 साल जो है उसे बोलते हैं सर्विस कंडीशन। क्या बोलते हैं? सर्विस कंडीशन।
कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं कि मैं 3 साल 2 साल में एम्प्लॉय को ऐसे बोलेगा, कभी कभी मैं परफॉर्मेंस के बेस पे भी ईसॉप दे सकता है, मतलब शेयर इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 पार्ट में बांटता हूँ, पहला है नॉन मार्केट लिंक कंडीशन, दूसरा है मार्केट लिंक कंडीशन। नॉन मार्केट लिंक कंडीशन जो होता है ना, उसमें क्या होता है पता है, मैं एम्प्लॉय को ऐसे बोल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि देख, अगर अपना कंपनी का सेल जो है ना वो 100 करोड़ के ऊपर चला गया तो मैं तुझको इस शेयर फ्री में दे दूंगा या कम प्राइस में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, बट वो मार्केट से लिंक नहीं है, यहाँ पे मैंने सेल्स के लिंक कर दी, ठीक है। इस तरह से मैंने बोला अगर अपना ईपीएस जो है ना, अगर वो 10 रुपीज पर शेयर से ज्यादा आया तो दूंगा, तो यहाँ पे अर्निंग के ऊपर लगा दिया मैंने। या मान लो अपन कोई चीज बना रहे हैं तो उसका कॉस्ट 15 रुपये आ रहा है, तो मैंने उसको बोला अगर तू इसका कॉस्ट ना 13 रुपये पे लेकर आ गया ना तो तुझे दूंगा। तो ये बताओ क्या इसमें मार्केट से कोई लिंक है? नहीं सर, इसमें मार्केट से लिंक नहीं है, तो इसे बोलते हैं नॉन मार्केट लिंक कंडीशन। दूसरा होता है मार्केट लिंक कंडीशन। इसमें क्या होता है, कई बार हम मार्केट से जो लिंक होते हैं ना वो कंडीशन डालते हैं कि देख अपना जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है ना स्टॉक, उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है, अगर तू उसका प्राइस 120 रुपये का ऊपर लेके आ गया स्टॉक एक्सचेंज में तो तुझे एक चीज़ मिल जाएगी, तो ये शेयर्स मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे ये इसका लिंक जो है वो मार्केट से हो गया, तो इसे बोलते हैं मार्केट लिंक कंडीशन, ठीक है। अंडरस्टूड। या कंपनी ग्रोथ प्राइस से लेके आ गया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मार्केट की लिंक है या नहीं है वो देखना पड़ता है अपने को। चलो गाइस, तो ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है आपके इंस्टीट्यूट में चार्ट में, मैंने सिंपल वे में लिखा दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, सबसे पहले डज द कंडीशन डिटरमाइन वेदर द एंटिटी रिसीव द सर्विस दैट एंटिटीज द काउंटर पार्टी टू द नो वेस्टिंग पीरियड। और दूसरा यस, तो इन कंडीशन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ सर्विस, तो वेस्टिंग पीरियड होता है। अब यहाँ पे यस है तो यहाँ पे देखो क्या है, सर्विस वेस्टिंग कंडीशन, या तो सर्विस का होगा, अगर वो नहीं तो दूसरा कौन सा होगा, परफॉर्मेंस का। Does the condition on which the exercise price vesting or exercise ability of an equity instrument depend related to the market price of the entity's equity instrument either directly or indirectly? Understood? अगर वो मार्केट प्राइस से लिंक है यस तो दूसरे बोलते हैं मार्केट वेस्टिंग कंडीशन, नहीं है तो नॉन मार्केट वेस्टिंग कंडीशन। क्या ये तुमको समझ में आया? अंडरस्टूड। चलो अब आगे कुछ दे रखा है कि वेस्टिंग पीरियड किसे बोलते हैं। तो ये जो वेस्टिंग कंडीशन वाला जो टाइम है ना उसी को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिंग पीरियड। जैसे मैं बोला 3 साल रुको, तो 3 साल जो रुकना होता है उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल स्पेसिफिक वेस्टिंग कंडीशन आर टू बी सेटिस्फाइड, तो इसे वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि मान लो मैंने कंपनी में बोला बंदे को भैया आपको 3 साल रुकना है। कितने साल रुकना है? 3 साल। तो ये 3 साल जो है जिसमें हम अग्री हुए ये क्या बोलेंगे? वेस्टिंग पीरियड। अच्छा, यहाँ पे वापस जो अभी तक जो भी पढ़ा है सब शॉर्ट में समझाया है कि सर ग्रांट डेट क्या होती है। डेट एट विच एंटिटी एंड काउंटर पार्टी हैव शेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। वेस्टिंग डेट क्या होती है? डेट दैट वेस्टिंग कंडीशन फॉर द एंटिटी एंटाइटलमेंट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ अरेंजमेंट। जिस दिन तुम्हारी वो कंडीशन उसने पूरी कर ली उसे बोलते हैं वेस्टिंग डेट। जैसे मैंने आपको आज ऑफर किया कि 3 साल रुको, तो ये 3 साल रुकना इज वेस्टिंग पीरियड। बट तुम 3 साल रुक गए तो 3 साल जहां पे खत्म होते ना, जिस दिन भी खत्म हो गए, मतलब जिस टाइम पे तुम्हारे पास राइट आ गया शेयर लेने का, हाँ 3 साल मैंने पूरे कर लिए, उसे बोलते हैं वेस्टिंग डेट। क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिंग डेट। ठीक है, अब आगे देखो एक्सरसाइज डेट, डेट दैट अवॉर्ड एक्सरसाइज सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ द अरेंजमेंट। जिस दिन तुम लोगे उसे क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज डेट। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। इस सब में बताया था मैंने कि मान लो मैंने यहाँ मैं टाइमलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 1 जनवरी 2022 को आपको ऑफर किया और आप उस दिन पर अग्री हो गए, तो इसे बोलते हैं ग्रांट डेट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रांट डेट। अब तुमको 3 साल रुकना है, तो 1 जनवरी 2023, फिर 1 जनवरी 2024 और लास्ट में 1 जनवरी 2025। तो ये तो 3 साल है ना, इसे बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टिंग पीरियड, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया क्योंकि मुझे पता कि तुम शायद उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, कहीं बाहर गए होंगे, तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 1 साल। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2026 को तुम्हारा टाइम खत्म हो रहा है, तो ये जो डेट जिस दिन पे तुम लोगे ना इस पर्टिकुलर पीरियड के बीच में, उसे बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। क्या बोलते हैं उसको? एक्सरसाइज डेट, ठीक है। और जहाँ पे ये खत्म हुआ उसे बोलते हैं वेस्टिंग डेट। जहाँ पे खत्म हुआ कब हुआ है? 1 जनवरी 25 को तुम एलिजिबल हो गए, 3 साल पूरे हो गए, तो इसे वेस्टिंग डेट बोलेंगे। और इसके बीच में तुम जब लोगे ना उसे बोलते हैं एक्सरसाइज डेट, और इस पीरियड को बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, जो एक्स्ट्रा टाइम तुमको दिया लेने को। चलो वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे समझा गया फिर से। If an employee remain in service at least 3 years from the grant date of the award, the employees can exercise the option at any time after the end of the 3 year and on or before the 10 year from the grant date of the award। तो यहाँ पे देखो 3 साल तो आपको रुकना है और 3 साल के बाद, ठीक है,
तुम कभी भी ले सकते हो। टोटल 10 साल है तुम्हारे पास, 10 साल में से 3 साल तो रुकना पड़ेगा और 3 साल के बाद आप कभी भी ले सकते हो। 7 साल जो एक्स्ट्रा पीरियड दिया ना उसे बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है। चलो, द फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड ऑन द ग्रांट डेट इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ द वेस्टिंग कंडीशन इज 3 लाख। तुम्हारा कितना लॉस हुआ तुम्हारा कंपनी का? 3 लाख का, क्योंकि उस दिन को डेट कितनी थी, प्राइस थी तुम्हारी 3 लाख की, ठीक है। फॉर दिस अवार्ड द वेस्टिंग पीरियड इज 3 ईयर, द एक्सरसाइज पीरियड इज 7 ईयर एंड द लाइफ ऑफ द ऑप्शन इज 10 ईयर, ठीक है। टोटल मिलकर 10 साल की लाइफ हो गई इसकी। The requirement to the remain employees is vesting service condition. The entity recognize the expense of 1 lakh a year for a 3 year with the corresponding increase in equity. If the employees leave at the start of the 3 year, the entity reverse the cumulative expense previously recognized. क्या बोलता है सुनो। यहाँ पे मैंने बोला कि आपको 3 साल रुकना पड़ेगा, बराबर। 1 साल, 2 साल और 3 साल। तो मैं या फर्स्ट ईयर में बुक करूंगा लॉस, सेकंड ईयर में करूंगा और थर्ड ईयर में करूंगा, तो एक लाख का लॉस बुक हो गया। अब मान लो एम्प्लॉय दूसरे साल में छोड़ के चले जाता है, तो जितना मैंने पहले लॉस बुक किया उसको रिवर्स करना पड़ेगा, सेम लाइक ईसॉप। तो ये तो पूरा ईसॉप ही है बेटा। चलो आगे, ये हो गया तुम्हारा ओवरव्यू ऑफ इक्विटी एंड कैश सेटलमेंट मेजरमेंट। तो यहाँ पे फिर से ओवरव्यू दे दिया इसने। तो ये तो ठीक है, आप पढ़ लेना, जो अपन ने समझा वही है। रिकग्निशन प्रिंसिपल, टाइमिंग, गुड्स व्हेन रिसीव। आपको जब गुड्स रिसीव होगा तब आपको एंट्री बुक करनी है। सर्विस व्हेन ऑब्टेन, तो जब सर्विस तुम लोगे तब आपको उसकी एंट्री पास करनी चाहिए। रिकग्निशन कैसे होता है? एक्सपेंस का, ठीक है, वो आपको दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे कुछ अगेन कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, वो अपने को करने का है, ठीक है। पहला देखिए इलस्ट्रेशन 1 जो है उसमें क्या है, पढ़ लेते हैं एक बार। An entity granted share option to a director on the condition that the market price of the related shares increase by at least 15% each year over the next 5 years. At the end of the 5 year, this target was not met. तो देखो ये जो है ये क्या है? दिस इज नोन एज अ मार्केट बेस्ड परफॉर्मेंस कंडीशन। तो पहले बताओ क्या ये परफॉर्मेंस है, क्या ये वेस्टिंग कंडीशन, नॉन वेस्टिंग है? सर ये वेस्टिंग वाली है कि नॉन वेस्टिंग वाली है वो समझना है। तो सर ये वेस्टिंग वाली है। कौन सी है? ये वेस्टिंग वाली, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको कुछ बोला है, टारगेट दिया है। तो यहाँ पे वेस्टिंग में 2 तरह की होती है। जैसे एक होती है कि इसमें आपको सर्विस कंडीशन होती है कि आपको भैया एक सर्विस है, इतने टाइम तक रुकना है। और दूसरी होती है सर्विस वाली नहीं, नॉन सर्विस परफॉर्मेंस वाली होती है, जितना परफॉर्मेंस करो उसके हिसाब से मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस वाली है। अब परफॉर्मेंस में 2 तरह की, मार्केट और नॉन मार्केट। क्या ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है? हाँ सर, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दिस इज नोन एज द मार्केट बेस्ड कंडीशन, राइट। तो यहाँ पे देखो, द एंटिटी कैन नॉट रिवर्स द एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट और प्रीवियस ईयर एंड कैन नॉट रिवाइज द ग्रांट डेट फेयर वैल्यू सिंस द कंडीशन इज मार्केट बेस्ड कंडीशन। तो देखो मार्केट बेस्ड कंडीशन में क्या होता है पता है तुमको? मैंने बताया था कि जब वो मार्केट में कंडीशन पूरी होती है उस टाइम पे तुम उसको बुक करते हो, राइट। तो उसके हिसाब से वो तो अभी कुछ करना ही नहीं है इसका। आगे देखिए, अवॉर्ड विद द नॉन वेस्टिंग कंडीशन। तो यहाँ पे देखो नॉन वेस्टिंग मतलब उसका एम्प्लॉय से कोई लिंक ही नहीं है, ऐसा मतलब उसका सर्विस से कोई लिंक ही नहीं है, ऐसा है। तो यहाँ पे देखो, एन एंटिटी ग्रांट शेयर ऑप्शन टू अ डायरेक्टर ऑन द कंडीशन डेट a director does not complete with the reporting entity for a period of at least 3 years. The fair value of the award at the date of the grant including the effect of the non-compete clause is 1,50,000. तो यहाँ पे क्या किया है, अपनी कंपनी ने डायरेक्टर के साथ डील की है कि भैया देख, अगर तू मेरी कंपनी से कभी कंपटीशन करेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब किसी और कंपनी में जाएगा तो ऐसी कंपनी में नहीं जाएगा जो अपना ही सेम काम करे, तो कंपटीशन में तू नहीं आएगा उस, तो मैं तुझे 1,50,000 का फीस देगा, राइट। तो ये मुझे बताओ क्या इसमें कोई एम्प्लॉय की सर्विस कंडीशन है या परफॉर्मेंस कंडीशन है? नहीं सर। तो दिस इज नोन एज अ नॉन ये वाला नॉन परफॉर्मेंस कंडीशन या नॉन वेस्टिंग कंडीशन अपन इसको बोल सकते हैं। द नॉन कम्पीट क्लॉज इज नॉन वेस्टिंग कंडीशन, राइट। दिस इज नॉट अ वेस्टिंग कंडीशन बिकॉज द एंटिटी डज नॉट रिसीव एनी सर्विस। क्या डील में कोई एंटिटी सर्विस रिसीव कर रही है क्या? कोई गुड्स रिसीव कर रही है क्या? नहीं सर। अंडरस्टूड? Yes. On the grant date, the entity immediately recognizes the cost of 1,50,000 as the director is not the providing any future service. तो जो कंपनी है वो पूरा 1.5 लाख का उसी टाइम पे एक्सपेंस उसको बुक कर देगा। The entity cannot reverse the expense recognized even if the director goes to the work for a competitor and loses the share option because the condition is the non-vesting condition. Non-vesting condition क्या होता है? उसी टाइम पे उसको बुक करना रहता है, राइट। तो हमने कर लिया। क्या ये आपको समझ में आया? ओके, तो एग्जाम में आपको ये पूछ सकता है मतलब कि ये कौन सा है, वेस्टिंग वाला है, नॉन मार्केट लिंक, नॉन मार्केट लिंक, ऐसा वाला। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको है ना 5 एग्जांपल दे रखे, 4-5 दे रखे हैं, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्या है। तो पहला, एक्स लिमिटेड है इश्यू 100 शेयर टू ईच ऑफ 1000 एम्प्लॉयज अंडर द शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। तो ये देखो ये कंडीशन डाली है, तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा केस है। पहला,
द एम्प्लॉयज हैव द सर्व टू द कंपनी फॉर 3 ईयर, 3 साल उसको सर्व करना है। क्या ये वेस्टिंग कंडीशन है? हाँ सर। 3 साल सर्विस कंडीशन? यस सर। तो दिस इज नोन एज अ सर्विस कंडीशन, ठीक है, सर्विस वेस्टिंग कंडीशन। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आंसर में दे रखा है 3 ईयर टू रिमेन एज अ सर्विस इज द सर्विस कंडीशंस। बेटा ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मतलब कि कौन सा कंडीशन है? सर्विस कंडीशन है। दिस कंडीशन विल बी कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच विल बी सैटिस्फाई द कंडीशन अटैच। तो इसमें अपन जब लॉस निकालते, याद करो ईसॉप में तो मैंने लिखा था फार्मूला नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनटू अपन लिखते हैं लॉस पर शेयर, और उसके बाद अपन डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड। तो वहां पे काम आएगा। यस सर। तो अब ये वेस्टिंग पीरियड काम आएगा। दूसरा, EBITDA ऑफ द कंपनी शुड बी 85 लाख इन 3 ईयर। तो यहाँ पे फिर कंडीशन डाल दी, ठीक है, कि आपका EBITDA कितना होना चाहिए? 85 लाख होना चाहिए। बट क्या ये सर्विस कंडीशन नहीं, सर्विस नहीं करनी है, एक टारगेट है। तो दिस इज परफॉर्मेंस कंडीशन, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है तुम्हारी। तो दिस परफॉर्मेंस में कौन सी? मार्केट की नॉन मार्केट? नॉन मार्केट। मार्केट से कोई लिंक ही नहीं है इसका। तो EBITDA इज द नॉन मार्केट कंडीशन, हेंस दिस विल आल्सो बी कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स व्हिच विल सैटिस्फाई द कंडीशन। तो इसके नंबर ऑफ ईयर्स भी काम आएंगे कैलकुलेशन में। यस सर। थर्ड, सी वाला, शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शैल बी 275 इन सेकंड ईयर। तो ये बोलता है तुम्हारे शेयर का प्राइस 275 होना चाहिए। क्या ये भी कंडीशन है? यस सर, ये भी कंडीशन है, वेस्टिंग कंडीशन है। बट क्या ये परफॉर्मेंस बेस है या सर्विस बेस है? सर ये परफॉर्मेंस बेस है। बट परफॉर्मेंस मार्केट या नॉन मार्केट? सर मार्केट वाली। तो देखो, शेयर प्राइस इज वन ऑफ द मार्केट रिलेटेड कंडीशन एंड हेंस विल बी कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड फॉर द इनिशियल रिकॉग्निशन इक्विटी चाहे कैश एट द सब्सिक्वेंट डेट। तो यहाँ पे भी डेट कंसीडर होगी। यस सर, इसमें भी डेट इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब लास्ट में रखा है एम्प्लॉय हैव टू सर्व फॉर एडिशनल 5 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द थर्ड ईयर बट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द वेस्टिंग ऑफ द राइट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो बोला तुमको है ना 5 महीने और एक्स्ट्रा काम करना है, बट उस 5 महीने की वजह से तुम्हारा ऊपर वाली कंडीशन को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है ना, इसे बोलते हैं नॉन वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। तो इसमें कुछ सर्विस एक्स्ट्रा नहीं मिल रही है अपने को। एडिशनल 5 मंथ सर्विस रिक्वायरमेंट डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ द गेट द शेयर्स बेस्ड पेमेंट, दिस इज नॉन वेस्टिंग कंडीशन। समझ में आया? अगर तुम वो नहीं भी सर्व करोगे तो भी तुमको शेयर्स मिलेगा ना? हाँ सर। तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसको नहीं ले, मतलब अपने को उसको टेंशन नहीं है। तो नॉन वेस्टिंग कंडीशन एंड विल बी कंसीडर इन द कैलकुलेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द SBP। अंडरस्टूड? तो मैंने बोला चाहे वेस्टिंग हो कि नॉन वेस्टिंग हो, अपन उसको लेते तो है, बट वो वेस्टिंग पीरियड लेंगे कि नहीं लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका लॉस तो उस टाइम पे बुक हो जाएगा। ये वाला था तुम्हारा एग्जाम्पल। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा कैश सेटलमेंट रिवॉर्ड, ये चीज़, ये ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी एग्जाम में अपन ईसॉप में कर चुके हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो, एन एंटिटी ग्रांट 100 कैश सेटलमेंट अवार्ड टू ईच ऑफ इज 500 एम्प्लॉइज। कितना मिलेगा बताओ? सर 500 एम्प्लॉय को, ऑन द कंडीशन दैट द एम्प्लॉइज रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट इन द नेक्स्ट 3 ईयर। 3 साल का वेस्टिंग कंडीशन है तुम्हारे पास। कैश इज पेबल एट द एंड ऑफ द 3 ईयर बेस्ड ऑन द शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी शेयर्स ऑन सच डेट। ईयर 1 35 एम्प्लॉइज लीव। अब मुझे बताओ 35 एम्प्लॉय तुम्हारा ऑलरेडी चल के जा चुके हैं, ठीक है, छोड़ के जा चुके हैं तुम्हारे पास से। द एंटिटी एस्टिमेट 60 एडिशनल एम्प्लॉय विल लिव ड्यूरिंग द ईयर 2 and 3। तो अपने और जाएंगे 60। तो 35 जा चुके हैं, 60 और जाएंगे, मतलब टोटल मिला के तुम्हारे हो गए 95। तो 500 में से 95 लोग तो जाने वाले हैं। तो 500 में से 95 लोग तो जाने वाले हैं। तो कितने लोग बचेंगे? 405। तो अपन जो भी बुक करेंगे वो कितने पे करेंगे? 405 पे, राइट। तो 405 एम्प्लॉइज, एक को 100 मिलेंगे शेयर्स, ठीक है, इनटू तुम्हारा जो लॉस है शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर इज 40 रुपीज। कितना मिलेगा? 40 रुपीज में शेयर्स तो उसको मिलने वाला है। तो भैया कंपनी का 40 रुपीज लॉस हो गया, तो इनटू 40 कर लिया, डिवाइड बाई 3 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है और अभी फर्स्ट ईयर है। सेम चीज अपन ने ईसॉप में की थी। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया तुम्हारे पास, 5,40,000। तो 5,40,000 की तुमको एंट्री भी याद होगी, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस इज योर एक्सपेंस, तो ये देखो एक्सपेंस हो गया, डेबिट हो गया। और जो ईसॉप आउटस्टैंडिंग इज जो लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी क्रेडिट होगी। डन। आगे बढ़िए। सेकंड में देखिए आप क्या करोगे। तो सेकंड में सर आगे क्या बोल रहा है, 40 एम्प्लॉयज लीव ड्यूरिंग द ईयर सेकंड ईयर एंड एंटिटी एस्टिमेट दैट 25 एडिशनल एम्प्लॉय विल लिव ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 3। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा लास्ट में बोला दैट इज अवार्ड विल बी वेस्ट विद द 400 एम्प्लॉइज। इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ, कि आपके पास सर टोटल 500 एम्प्लॉय थे, राइट। 500 में से फर्स्ट ईयर में कितने जा चुके थे? 35 सर। तो कितने बचे होंगे? 465 सर। कितने बचे होंगे? 465। उसमें से 40 और छोड़ के जा गए, ठीक है, 40 और चले गए और अब 25 और जाएंगे, तो लास्ट में कितना बचेगा? 400। ये 400 इसने निकाल के यहाँ पे दे रखा है।
तो अपने को निकालने का काम नहीं है, तो ऑलरेडी इसने दे रखा है। तो मुझे बताओ इस बार जो मैं लॉस बुक करूंगा कितने पे बुक करूंगा सर, 400 पे। कितने पे बुक करने वाला है, 400 पे। तो 400 पे मैं लॉस बुक करेंगे, 400 इंटू 100 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, इंटू इस बार तुम्हें ये बोलता है कि तुम्हारा शेयर का जो प्राइस है वो 50 रुपया है, तो हम 50 ले लेंगे, इंटू डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे सेकंड ईयर तो इंटू 2 कर लेंगे। सो एंट्री विल बी, बताओ क्या होगी, टोटल जो तुम्हारा अमाउंट आया दैट इज 13,33,333। इसमें से लॉस ऑलरेडी बुक कितना है सर, 5,40,000। तो इसमें से ये माइनस कर लो, तो करंट ईयर का लॉस बुक होगा 7,93,333। ये अपना लॉस हो गया। तो एंट्री विल बी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7,93,333। अब मुझे बताओ ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट कितना बैलेंस हो गया सर, पहले का वो प्लस ये, तो दोनों मिला के तुम्हारा ये होता है 13,33,333, राइट। लास्ट में बोला है बाय 22 एम्प्लॉयज लीव सो दैट द अवार्ड वेस्ट फॉर द 403 एम्प्लॉयज। तो इस बार अपने पास कितने एम्प्लॉय आएंगे, 403। तो 403 से तुम्हारे एम्प्लॉय होंगे 100 हो गया, इंटू 52 का प्राइस दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, इंटू 3 डिवाइड बाय 3, तो ये टोटल क्यूमुलेटिव इतना मिल गया। उसमें से आप ऑलरेडी इतना बुक कर चुके हैं, तो बचा हुआ अभी बुक हो जाएगा एंड खेल खत्म, डन। ये अपन ने सीखा था ऑलरेडी, सेम चीज़ जो ईसॉप में सीखी थी, कोई नई बात नहीं है। वैसे एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं आने वाला है। अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको एग्जाम में मिलता भी है ना बेटा, तो तुमको इंडियस का क्वेश्चन मिल गया, बोला सॉल्व करो इसको इंडियस के हिसाब से, तो आपको सेम फंडा यूज करना है जो ईसॉप में से अपन ने सीखा था, सेम फंडा है, ठीक है, सेम फॉर्मूले से यूज करना है। देखो गाइस, अभी अपन लास्ट में बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन, कैंसलेशन एंड सेटलमेंट की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, आपने जो ईसॉप इशू किया था, मान लो जो भी आपने बोला है अपने एम्प्लॉय को कि मैं इतने में शेयर्स देगा, ये जो भी है, ठीक है। अब वो तुम उसके एक्सरसाइज प्राइस को चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो उसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को बोला तुमको जो अपनी कंपनी का मार्केट प्राइस का जो शेयर है वो 150 रुपये का है, बराबर है, पर मैं ये तुमको देगा सिर्फ 100 रुपये में। तो तुमको कितना फायदा दिख रहा है बेटा, 50 रुपया। तो एज ए एम्प्लॉय तुमको 50 रुपया दिख रहा है। ये बात है 1 जनवरी 2022 की, ठीक है। अभी सुनो आगे क्या हुआ, 1 जनवरी 2023 को अपने कंपनी का जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो गलती से हो गया 110 रुपया। अब मुझे बताओ तुम्हारा एक्सरसाइज प्राइस कितना हो गया, वो तो 100 का 100 ही रहेगा। तो अब तुमको कितना प्राइस दिख रहा है, 10 रुपया, ठीक है। इसको फेयर वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू। मतलब मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस जो होता है उसे फेयर वैल्यू बोलते हैं, याद रखना एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब तुम्हारे देखो फेयर वैल्यू पहले 50 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब अपने एम्प्लॉय को अभी जो लालच था पहले 50 का, तो उसको मजा आ रहा था, अरे भाई 50 रुपया मिलेगा, 50 मिलेगा, 50 मिलेगा। अब उसको क्या लग रहा है, थक तेरे सिर्फ 10 रुपये ही मिलेगा, तो क्यों रुकने का। तो अभी मान लो तुम्हें कंडीशन 4 साल है रुकने का, अभी 1 साल ही खत्म हुआ है, तो क्या वो 3 साल और रुकेगा, आंसर इज नो। तो अब कंपनी क्या करती है, इस प्राइस में मॉडिफाई करती है, जो भी तुम्हारा प्राइस था उसमें मॉडिफाई कर लेती है, तो एक्सरसाइज प्राइस चेंज कर लेती है। अब देखो, अब तुम्हारा जो मार्केट प्राइस है वो तो 110 है, बट कंपनी क्या बोलती है, अपनी एक्सरसाइज प्राइस को जो कम कर लेती है। मान लो पहले 100 था, तो अभी वो 70 रुपये कर लेती है। अब बताओ मेरी कंपनी में एम्प्लॉय को कितना दिखेगा फायदा, 40 रुपये का। तो अब शायद वो रुक जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया, अंडरस्टूड। तो अब वो शायद रुक जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया, डन। तो ये बताओ क्या मेरा प्राइस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यस सर हुआ ना। तो देखो कितना प्राइस था, पहले 100 था, अब कितना हो गया, दोनों जगह पे चेक करो। 100 का मेरा जो प्राइस था दैट बिकम 70 ना। तो क्या मेरा मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, ठीक है। इसी को बोलते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है, इन इंडियस 102, अंडरस्टूड। अब जब भी मॉडिफिकेशन होता है तो क्या करने का है बेटा, सिंपल है, जो पहले लॉस बुक करे तो वो तो करना ही है, पर अभी अपन नया 40 रुपये का अलग से बुक करना पड़ेगा, ठीक है, डन। और अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है तो उसको इग्नोर करने का। अगर मान लो प्राइस बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल 190 हो जाती है, तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेने का है। अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो वो चेंज नहीं करेगा, वरना लोग भाग के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं करने का है। चलो ये हो गया तुम्हारा मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा मजेदार और लंबा चौड़ा समझाया गया है बेटा, पर इसका जो क्रक्स है ना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी ज्यादा इसमें आपको टाइम वेस्ट करना नहीं है, बिकॉज ये सिंपल सा एक आध क्वेश्चन आएगा, एक आध मार्क्स का, और उसमें भी मैं बता दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनको करने से कोई मतलब नहीं है, तुमको मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, इतना रिस्क बनता है तुम्हारा। इसके बाद ये सब मॉडिफिकेशन क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, ये फाइनल लेवल के क्वेश्चन है, तुमको फालतू दे रखे हैं। अच्छा क्या क्या डिस्क्लोजर करना है कि आपने अपना टाइप और स्कोप अग्रीमेंट क्या था, ठीक है, रिपोर्टिंग पीरियड में क्या हुआ, कैसे आप सेटलमेंट करने वाले, वो सब है यहाँ पे। अब लास्ट में देखा है तुमको कंपेरिजन दे रखा है इंड AS 102 और जो ईसॉप था, ईसॉप कहाँ पे था, एएस में होता है गाइड, एएस उसका पर्टिकुलर कोई एएस नहीं है ईसॉप का,
जो अपन ने पहले पढ़ा था उसका एक था गाइडलाइंस था। क्या था अपना? गाइडलाइंस था, मतलब एक गाइडेंस नोट था ईसॉप, ठीक है। तो ईसॉप एक गाइडेंस नोट उसमें इशू किया हुआ है, उसमें कोई एएस नहीं है, एएस जो है वो इंडियस में है, ठीक है। अब सर एएस और इंडियस क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एएस जो है वो पहले था, इंडियस उसका लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, तो ठीक है। तो इंडियस में अलग से 102 था, बट एएस में उसका गाइडेंस नोट था ईसॉप में, तो यहाँ पे दे रखा है। अब वैसे तो इसमें कुछ बताने को इतना है नहीं, जैसे तुमको पता होगा कि उसमें सिर्फ अपन ने एम्प्लॉयज की बात करती है, किसकी बात करती है? ओनली एम्प्लॉयज की। और यहाँ पे अपन एम्प्लॉयज की भी बात करते हैं और नॉन एम्प्लॉयज की भी बात करते हैं। जैसे तुमने बोला कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, तो क्या वो एम्प्लॉय अपना? नहीं सर, तो इन डेज में हम सबकी बात करते हैं, जबकि आईसीआई गाइडेंस नोट यानी ईसॉप में हमने सिर्फ किसकी बात की थी? एम्प्लॉयज की। वहां पे हमने ईएसपीएस, ईसॉप वो सब देखा था, वो सिर्फ सार था, वो सब एम्प्लॉयज के लिए था, यहाँ पे सबके लिए है, ठीक है। तो ये आगे दे रखा है, फिर लंबा चौड़ा यहाँ पे दे रखा है, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू विद दैट। तुमको कोई रट्टा वट्टा मारने का काम नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें इसका मार्क्स इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें सिर्फ 1 मार्क या 2 मार्क आता है, ठीक है गाइस। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो देखा जाए तो बेसिकली इसमें सब क्या पढ़ना है हमको, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो बता देता हूं मैं आपको। तो ये देखिए जो चैप्टर है इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन मोस्टली आएगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन आएंगे, बट मेरे हिसाब से एक ही आएगा। इसमें पहला तो ये इंडेक्स का नाम याद करना है तुमको, ठीक है, कौन सा इंडेक्स है इसका। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है उसका कौन सा इंडेक्स है, या ये इंडेक्स है किसका है, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे कौन कौन से सेटल एज, जैसे एसबीपी है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट, राइट। अब गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए यहाँ पे होता है। और फिर मैंने बताया था कि देखो अगर तुमको गुड्स और सर्विस मिल रही है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस मिल रही है, तो फिर आपको क्या करने का है? जो गुड्स एंड सर्विस का फेयर वैल्यू ना उस पर बुक करने का है। समझो एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, बराबर है, उसका फेयर वैल्यू है 1 लाख रुपया, मतलब वो प्लांट एंड मशीनरी का एमआरपी कितना है? 1 लाख रुपया, ठीक है। बट बदले में मैं कैश नहीं दे रहा है, बदले में मैं शेयर्स दे रहा है, और मैं जो शेयर्स दे रहा है वो 1000 रुपये दे रहा है, और उसकी मार्केट प्राइस 120 रुपया है, तो ये जो शेयर्स का वर्थ है 1,20,000 है। तो जब मैं एंट्री पास करता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो अपना इंडेक्स बोलता है कि आपको जो प्लांट एंड मशीनरी है ना उसके फेयर वैल्यू पे बुक करने का है 1 लाख रुपया। अंडरस्टूड? तो अपने को जो असेट ले रहे ना उसका फेयर वैल्यू यहाँ पे लिखने का है, ये चीज आपको ध्यान में रखने का है। डन? आई थिंक क्लियर है तुमको। हाँ, अगर तुमको ये फेयर वैल्यू नहीं मिलती, मतलब ये फेयर वैल्यू नहीं पता चलती है, इसकी प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू नहीं पता चलती है, इन दैट केस आप एक फार्मूला से फेयर वैल्यू निकाल सकते हो। और वो फार्मूला का फेयर वैल्यू क्या है वो देख लो, वो फेयर वैल्यू क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद पूछ सकता है। फेयर वैल्यू क्या कैसे निकालते हैं? फेयर वैल्यू इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। क्या लिखते हो? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो जो मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है। दैट इज योर लॉस फॉर यू। तो आप मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस लोगे। मार्केट प्राइस इज ऑन द डेट ऑफ द ग्रांट, ठीक है, ऑफ द ग्रांट डेट पे तुम लेते हो, ठीक है। तो ये डेट ऑफ द ग्रांट पे आपको ये लेने का है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज दे रखी है। अब सार का फुल फॉर्म एग्जाम में शायद पूछ सकते हैं कि शेयर एप्रिसिएशन राइट हो सकता है। उसके आगे चलो, यहाँ पे आप एम्प्लॉय के साथ भी डील कर सकते हो, नॉन एम्प्लॉय के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये एक्सटर्नल कंसल्टेंट हो गया या गुड्स और सप्लायर हो गया, उन सबके साथ आपके पास एक इक्विटी सेटलमेंट आता है, कैश सेटलमेंट आता है, दोनों स्कीम होती है, तो ये पढ़ लेना। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे, हाँ, जैसे यहाँ पे अपन ने बताया था कि आप जो भी होते कौन से डेट पे फेयर वैल्यू कंसीडर करते हो, तो वो वाली चीज़ होगी। ये ग्रांट डेट जो है इसको आपको कंसीडर करने का है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रांट डेट का, इसको अच्छे से देख लेना। डन। और ये वेस्टिंग एंड नॉन वेस्टिंग वाला जो मैंने चार्ट में समझाया था कि नॉन वेस्टिंग कंडीशन मतलब जिसमें कोई सर्विस नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई सर्विस नहीं है वो नॉन वेस्टिंग कंडीशन होगा, ठीक है। ओके, डन। उसके बाद जो सर्विस कंडीशन होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप सर्विस करते हो पर्टिकुलर, ठीक है, डन, वो होता है। परफॉर्मेंस में क्या होता है, आपको टारगेट मिलता है, एक पर्टिकुलर टारगेट मिलेगा कि आपको कंपनी का ग्रोथ इतना करने का है, ये बढ़ा के दो, ये करो, तो वो सब करने का रहता है, ठीक है। जो मार्केट के बेस पे होगी वो दैट इज नोन एज मार्केट बेस्ड कंडीशन। जैसे आपको बोला कि शेयर का प्राइस बढ़ा दो, तो ये मार्केट बेस्ड कंडीशन होगी। अदरवाइज तुम नॉर्मल बोला कि ये अपना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा दो, तो दैट इज नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। तो इसके हिसाब से अपना इतना देखा। ग्रांट डेट, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट, एक्सरसाइज पीरियड, ये सेम ईसॉप जैसा ही है, तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, ये ऑलरेडी अपन ईसॉप में पढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ईसॉप, ठीक है, पूरा एकदम ईसॉप वाला ही है, तो कुछ खास है नहीं। आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं देना, इसमें आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लो, आई थिंक बहुत हो गया, ठीक है। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, तो इसमें से इतना कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इसके साथ लास्ट में आपको 100 क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल में, पीछे वो जरूर करना, उसमें से एग्जाम में 8-10 मिल जाएंगे तुमको, ठीक है, डन।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।